हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करेंगे फीवर। एक एक जड़ पॉइंट, एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पूरा डिटेल से हम लोग समझ में आने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा फीवर। फीवर के टाइप क्या है, मेन इंपॉर्टेंट आपको फीवर में ना समझने मेडिसिन नहीं होता, मेनली आपको समझना होगा इसमें कि क्या क्या चीज़ें है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, किसी भी प्रकार की पर्सनल मेडिसिन किसी को लेने की सजेशन हम नहीं देते। दिस वीडियो इज ओनली मेड फॉर एजुकेशन पर्पस, तो इसको मेडिकल स्टूडेंट के लिए। ठीक है, देखिएगा फीवर इज अ कंडीशन इन विच बॉडी टेम्परेचर हायर देन नॉर्मल। बुखार एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें शरीर का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। अब मेरी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट है ना। ठीक है, तो मतलब 100 से फ़ारेनहाइट से कम रहना चाहिए और 37 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल रहना चाहिए। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर भी नॉर्मल होना चाहिए। अगर ये हायर देन जाता है, देखिएगा एक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में अंतर होता है। ऐसा नहीं कि आप 100 फीवर है तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, डिग्री सेल्सियस नहीं, वो फ़ारेनहाइट में नापा जाता है उसको। ठीक है, तो आप उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो नॉर्मल टेम्परेचर मे बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू पर्सन बट इट यूजुअली 37 डिग्री सेल्सियस यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि 37 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। वैसे तो सारी चीज़ें अब इंस्ट्रूमेंट आते हैं वो फ़ारेनहाइट में ही मेजर करते हैं। शरीर का तापमान अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग हो सकता है। अलग अलग का मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर 37 है तो आप मतलब 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो आपके अंदर होगा लगभग 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसा इतना अंतर नहीं आता है नॉर्मली, यानी कि एक आध पॉइंट मेरे अंदर कम होगा, किसी के अंदर ज़्यादा होगा, कोई धूप में ज़्यादा काम कर रहा होगा तो बॉडी टेम्परेचर पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, फीवर इज ऑल्सो कॉल्ड पायरेक्सिया, मैंने हाईलाइट ऑलरेडी किया हुआ है। फीवर को पायरेक्सिया भी कहते हैं। क्यों, याद रखना, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अगर आपको कोई टर्मिनोलॉजी यूज़ करता है, अगर हॉस्पिटल आप स्टाफ हो, डॉक्टर हो, नर्सिंग स्टाफ हो, फार्मासिस्ट हो, तो आपको याद होना चाहिए कि फीवर को हाइपरथर्मिया भी कहते हैं, हाइपोथर्मिया भी कहते हैं, हाइपर पायरेक्सिया भी कहते हैं। तो याद रखना ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है, पायरेक्सिया वर्ड जो है ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। हाइपरथर्मिया थर्मिया वाला जो वर्ड है मैं आगे क्लियर करूंगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ, फीवर इज ऑल्सो कॉल्ड पायरेक्सिया, से पायरेक्सिया भी कहते हैं। नेक्स्ट लाइन, फीवर इज नॉट अ डिसीज। सबसे अच्छी चीज समझना है कि फीवर इज नॉट अ डिसीज, इट इज यूजुअली अ सिम्टम्स विच इज डेवलप व्हेन आवर बॉडी फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। यानी कि बुखार कोई बीमारी नहीं होती है, एक प्रकार का लक्षण होती है जब हमारे शरीर में किसी भी संक्रमण से लड़ता है और अधिक थक जाए। देखिएगा बॉडी है, यदि हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो दिन भर, हमने कभी काम किया ही नहीं हो, कोई व्यक्ति दिन भर काम कर रहा है, थक गया है, तो नाइट में उसे फीवर डेवलप हो सकता है। थकान की वजह से, सफ़र की वजह से भी फीवर आ सकता है। कोई कंटिन्यूसली ट्रेवल कर रहा हो, बॉडी थक चुकी है तो फीवर आ गया। तो बुखार कोई एक बीमारी नहीं है, पहला कंसेप्ट तो ये क्लियर करो कि फीवर इज़ नॉट अ डिसीज़। दूसरी चीज़ ये क्लियर हुई कि भैया फीवर डिसीज़ नहीं है, एक सिम्टम है, लक्षण है जो कि डेवलप होता है जब हमारा शरीर थकता है या किसी संक्रमण से फाइट करता है। कोई इन्फेक्शन हुआ है हमें और हमारा शरीर उससे लड़ रहा है, और उन लड़ाई के बीच में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को ही हम लोग कहते हैं फीवर। इसका और क्लियर, क्रिस्टल क्लियर मैं आगे करता हूं आपको। मेजरिंग एरिया बच्चों में कहा, भैया सर से आप ले सकते हो, कोविड में यह इंस्ट्रूमेंट आपने ज़्यादातर इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। इसके अलावा ईयर से भी लिया जा सकता है। आम, ज़्यादातर आम के यहाँ से फीवर कलेक्ट करते हैं। आम्स के अलावा ये बच्चों में और भी जगह से फीवर को मतलब पता लगा सकते हैं हम लोग, कहाँ कहाँ से हम फीवर ले सकते हैं पेशेंट का। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। कॉज ऑफ फीवर, फीवर के क्या कॉज होंगे, मेन उसके जो है क्या कारण हो सकते हैं बुखार का, वो समझिएगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, भैया कोई बैक्टीरिया ने आके संक्रमण किया हो और फीवर डेवलप हो गया हो। वायरल इन्फेक्शन, विषाणु का कोई संक्रमण हो गया हो। टायर्ड, ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक कीजिएगा। टायर्ड मतलब शरीर जब थक गया हो, बहुत ज़्यादा थकावन हो, या फिर फंगल इन्फेक्शन हुआ हो, बॉडी इन्फ्लामेशन हो चुकी हो। इंसेक्ट बाइट, स्टिल यदि कोई मधुमक्खी ने काट लिया, किसी हार्मफुल कीड़े ने काट लिया, मकड़ी ने काट लिया, तब भी आपको फीवर डेवलप हो सकता है। पैरासाइटिक इन्फेक्शन, स्वेलिंग, सूजन वगैरह आ गई हो, कैंसर हो गया हो, मलेरिया होने पे तो सबको पता है पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, बुखार आता ही आता है।
और निमोनिया में भी फीवर डेवलप होता है। ये कुछ बेसिक कारण है, बेसिक कॉज है जो आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ता हूं मैं। सिम्टम्स इन फीवर, देखो फीवर एक खुद एक लक्षण है, पर उस लक्षण में भी कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि सिवरिंग, ठंड आना, कपकपी लगना, आपने देखा होगा ठंड लगती है कपकपी आती है, ठंड सिवरिंग होने लगती है। हेडेक, बहुत ज्यादा मरीज का सर दर्द होगा। स्वेटिंग, पसीना आएगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, बुखार आने पे पता है भूख नहीं लगती है, मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन, पानी की बिल्कुल पानी की कमी होती है, बुखार आने पे पानी पानी पीने का मन करता है। वीकनेस, कमजोरी आ जाएगी। और फटिगनेस यानी कि थकावट होने लगेगी, स्टमक आपका पेन होने लगेगा, बॉडी पे लाल लाल चट्टे बनने लगेंगे। इस तरह के फीवर के साथ में ये लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ता हूं मैं। टाइप ऑफ फीवर, फीवर के प्रकार, सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है जब पेशेंट आता है तो कैसे आप डायग्नोस करोगे। एक होता है कंटिन्यूस फीवर, यानी कि हमेशा बुखार है ना, मरीज को 24 घंटे ही बुखार है, बुखार कम ही नहीं हो रहा है, ऐसे बुखार को कंटिन्यूस फीवर कहते हैं। एक होता है इंटरमीडिएट फीवर, यानी कि 24 घंटे में एक बार कम होना, सुबह से शाम तक बुखार रहता है, पर दिन में एक बार मरीज का बुखार कम होगा, फिर से दुगनी स्पीड से उसको मतलब ज्यादा तीव्रता से फीवर डेवलप होता है। ऐसे फीवर को इंटरमीडिएट फीवर के नाम से संबोधित करते हैं। याद रखना, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप पेशेंट को डायग्नोस करोगे तब आपको डायग्नोस करने समय आपको लिखना पड़ेगा कि दिस पेशेंट इज इनफेक्ट किस चीज से हुआ है, इंटरमीडिएट फीवर हो रहा है। इंटरमीडिएट फीवर का मतलब यही है 24 घंटे में एक बार भी बुखार कम होगा। एक होता है रेमिटेंट फीवर, बुखार सुबह और शाम को कम होना। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिसको सुबह बुखार नहीं आता है, दिन भर बुखार रहता है और शाम को फिर कम हो जाता है, फिर रात में फिर से बुखार आ जाता है मरीज को। ऐसे बुखार को रेमिटेंट फीवर कहते हैं। एक होता है क्रिसिस फीवर, यानी कि बुखार कम होने के बाद अचानक फिर तीव्रता से आना। बुखार कम हो गया मरीज का, अभी बुखार दिन भर कम रहा और रात को और ज्यादा बहुत तेजी से उसको फीवर आया है, बहुत ज्यादा सिवरिंग हुई और बहुत ज्यादा फीवर आ गया, ऐसे फीवर को क्रिसिस फीवर कहते हैं। एक होता है रिप्लेसिंग फीवर। रिप्लेसिंग फीवर का मतलब क्या होता है, कुछ दिन कम हो जाना फिर से अचानक आना, यानी कि 4-5 दिन बुखार ठीक हो गया, फिर से एकदम बुखार उसको मरीज को आ गया, ऐसे फीवर को रिप्लेसिंग फीवर के नाम से जानते। याद रखिएगा, रिप्लेसिंग फीवर के भी पेशेंट आपको देखने को मिलते हैं। छठे नंबर पे बढ़ता हूं। एक होता है रेगुलर फीवर, बुखार कभी भी कम होना और कभी भी आना। रेगुलर फीवर मतलब कभी भी बुखार खत्म हो गया और फिर आ गया, कभी भी खत्म हो गया, मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। एक होता है रिगोन फीवर, ठंड लगकर कपकपी चलना, यानी कि रिगोन फीवर क्या, रिगोन फीवर का मतलब क्या होता है कि किसी मरीज को ठंड लगी, कपकपी लगी और उसके बाद जो फीवर आता है उसे रिगोन फीवर कहते हैं। लो ग्रेड फीवर, लो मतलब कम, ग्रेड मतलब फीवर, बुखार तो है पर थोड़ा कम है, यानी कि कितना 99 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार रहना लो ग्रेड फीवर में। हाई ग्रेड फीवर का मतलब होता है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसे ज्यादा बुखार का आना। हाई ग्रेड, लो ग्रेड फीवर मतलब बुखार तो है पर कम है, हाई ग्रेड फीवर ज्यादा, कितना ज्यादा 102। एक होता है, दो वर्ड और इस्तेमाल होते हैं यहाँ पे हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया। हाइपरथर्मिया का मतलब होता है कि बुखार 103 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार आना, और हाइपो, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा, तो हाइपोथर्मिया मतलब 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, या लो ग्रेड हाई ग्रेड बोल लो या फिर हाइपरथर्मिया के नाम से जान लो, एक ही बात है, बट ये सारे टर्मिनोलॉजिकल वर्ड होते हैं, आपको ध्यान होने चाहिए। एक ये चीज क्लियर हुई आपको कि भैया लो ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड फीवर, हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया। आगे बढ़ता हूं मैं यहां से। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी चीज मैं फीवर के बारे में आपको समझाता हूँ। सम बैक्टीरिया एंड वायरस साइलेंटली वर्क, कैसे कर रहे हैं, कुछ बैक्टीरिया साइलेंटली वर्क इन दैट कंडीशन बॉडी टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज व्हाइल इन्फेक्शन अकर्स। हिंदी में समझिएगा, कुछ जीवाणु व विषाणु चुपचाप हमारे शरीर में आकर अपना कार्य करते हैं, जिससे शरीर का तापमान नहीं बढ़ पाता जबकि शरीर में संक्रमण हुआ हो। देखिएगा, जो फीवर है, फीवर हमारी एक सुरक्षात्मक इकाई कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस आता है तो बॉडी के अंदर एक्टिविटी होती है और इम्यून सिस्टम
एक ऊर्जा उत्पन्न करता है, एक गर्मी उत्पन्न करता है। और बॉडी में गर्मी उत्पन्न जब होती है ना, जब तो वो क्या करती है, बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए कम हो जाती है, बैक्टीरिया ज़्यादा सर्वाइव उससे नहीं कर पाता, ठीक है। और एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन, मेनली क्या होता है, इम्यून सिस्टम क्या करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। बैक्टीरिया वायरस कोई भी आया, ब्लड में आएगा, ऑब्वियसली ब्लड में आने के बाद उसकी रिएक्शंस होती है, इन्फ्लामेशंस डेवलप होती है वहाँ पे, और उस कारण से हमें फीवर का डेवलपमेंट होता है। जो कि मैंने आपको ऑलरेडी मेडिसिन के मैकेनिज्म में बताया था कि भैया यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है बुखार के लिए, बुखार करता है, दर्द करता है, सूजन करता है, ये सबका कारण प्रोस्टाग्लैंडिन होता है शरीर में, जो कि बनता है ड्यूरिंग द इन्फ्लामेशन। मोस्टली in infectious condition our body immune system work and due to activation of immune system increase the temperature of body। यानी कि ज्यादातर संक्रमण शरीर का प्रतिरोधक तंत्र जागरूक होता है, जिससे शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, जिसे हम लोग फीवर के नाम से जान रहे हैं। एक लास्ट लाइन, fever is not a consider as fever is a consider as protection because when the temperature increase that condition microorganism decrease the capacity to survive। यानी कि जब हमारे शरीर का तापमान बढ़ता है ओबियसली, तो जो बैक्टीरिया वायरस है उनको जो नॉर्मल जो ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलना चाहिए शरीर में 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर, आपको पता है मैक्सिमम बैक्टीरिया 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्रो करते हैं, तो उस तापमान को बढ़ जाता है शरीर में, जिससे बैक्टीरिया के सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं। बुखार को हम या शरीर की सुरक्षात्मक इकाई भी माना जा सकता है, क्योंकि जब शरीर का तापमान बढ़ता है तो सूक्ष्म जीव जिंदा रहने की उम्मीद कम हो जाती है, यानी कि सर्वाइवल कम हो जाता है उनका। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। मैनेजमेंट ऑफ फीवर, फीवर का आप कैसे मैनेजमेंट करोगे? सिंपल बात है, मेडिसिन आप यूज करो, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है न्यूट्रिशन यूज करो, एनर्जी ड्रिंक, ऊर्जा वाली जो ड्रिंक्स होती है वो इस्तेमाल करो, ठीक है, नींबू पानी हुआ, इसके अलावा और भी बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक्स आती है, आप जूस वगैरह पी सकते हो, ये सारी चीज़ें कंसिडर एज अ एनर्जी ड्रिंक। कीप रेस्ट, आराम करना है मरीज को, आइस वाटर बैग यानी कि ठंडे पानी का बैग रखना है, हेल्दी डाइट खाना है, स्पॉन्ज ठंडे पानी से पूरे बॉडी को स्पॉन्जिंग करनी है। या फिर बच्चों में तो मैनेजमेंट ऐसे करेंगे, अगर कोई बहुत ज़्यादा फीवर बच्चे को आ रहा है और इमीडिएट अगर ट्रीटमेंट करना है तो हल्के कुनकुने पानी से फैमिली को सजेस्ट करना है कि तुरंत बच्चे को नहला दिया जाए, उससे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है पेशेंट का, ठीक है। मेडिसिन ट्रीटमेंट, मेडिसिन ट्रीटमेंट में बहुत सारे मेडिसिन अवेलेबल है, बट आप समझ लीजिए फिर भी, यूज ओटीसी एंटीपायरेटिक मेडिसिन एज एसिटामिनोफेन, यानी कि कई प्रकार की ओटीसी दवाइयाँ यानी कि एंटीपायरेटिक दवाइयाँ उपलब्ध है, जैसे कि एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन यानी कि वही पैरासीटामोल की बात की जा रही है, याद रखिएगा, इसे एसिटामिनोफेन के नाम से भी देखते हैं हम लोग, एसिटामिनोफेन यानी कि एंटीपायरेटिक यानी कि हमारी पैरासीटामोल। एसिटामिनोफेन ऑल्सो नोन एज पैरासीटामोल विच वर्क एज एंटीपायरेटिक एज वेल एज एनाल्जेसिक, यानी कि एंटीपायरेटिक सबको पता है बुखार तो कम करेगी, साथ साथ में ये एनाल्जेसिक यानी कि दर्द को भी कम करने में मदद करती है, ठीक है। ये वही सिंपल फंक्शन होता है, इसका मैकेनिज्म मैं बता दूंगा आपको पैरासीटामोल का। एसिटामिनोफेन एंड आइबुप्रोफेन आर हाई क्लास, देखिएगा एसिटामिनोफेन एंड आइबुप्रोफेन दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन यानी कि पैरासीटामोल प्लस आइबुप्रोफेन आर हाई क्लास ऑफ मोस्टली यूज एंटीपायरेटिक। यानी कि जो एसिटामिनोफेन जैसे कि टैबलेट आती है आपको कॉम्बिफ्लेम के नाम से टैबलेट मिलती है, आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल आईपी इंडियन फार्माकोपिया दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन माना जाता है। यानी किसी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और बहुत ज़्यादा बुखार आ रही है तो कॉम्बिफ्लेम का इस्तेमाल करके ईजिली पेशेंट को रिलीफ किया जा सकता है। पैरासीटामोल के कुछ कॉम्बिनेशंस मार्केट में अवेलेबल है जो कि आपको ध्यान रखना है, जैसे कि पैरासीटामोल 500 mg के साथ में कैफीन 25 mg अवेलेबल रहता है, पैरासीटामोल 500 mg के साथ डोमपेरिडोम 10 mg अवेलेबल रहता है, पैरासीटामोल 325 mg के साथ कोडीन 30 mg अवेलेबल रहता है, एसिक्लोफेन 100 mg के साथ पैरासीटामोल 32 mg अवेलेबल रहता है। देखो ये अलग अलग कंडीशंस में इस्तेमाल किए जाते हैं इनके कॉम्बिनेशंस को, जैसे किसी को डेंटल पेन की वजह से फीवर है, किसी को चोट लगने की वजह से फीवर है, तो उसके अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके टेबलेट इस्तेमाल की जाती है। एक ट्रीटमेंट मैं आपको बता दूं मलेरिया के लिए। मलेरिया क्या होता है? मलेरिया एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, ब्लड पैरासाइट होता है जिससे हाई फीवर पेशेंट को डेवलप होता है, जिसमें एक सबसे फेमस टेबलेट इस्तेमाल की जाती है
लेरिगोडीएस। लेरिगोडीएस क्या होता है? इस दवाई का इस्तेमाल मलेरिया में किया जाता है। लेरिगोडीएस का टेबलेट के डोजेस क्या रहेंगे लेरिगोडीएस के वो समझेगा। ये टेबलेट होती है लेरिगोडीएस, ठीक है। क्लोरोक्विनोन फॉस्फेट टेबलेट होती है, आईपी 500 mg की टेबलेट मार्केट में अवेलेबल रहती है। लेरिगोडीएस के नाम से ये मिलती है। कंपोजिशन आप ध्यान रखिएगा। इस टेबलेट के अंदर 1 2 3 4 5 टेबलेट आती है जिनके डोजेस को आपको बहुत ज़्यादा समझना होगा। इसमें क्या होता है लेरिगोडीएस में, सबसे पहले मरीज को टेबलेट स्टार्ट करना है फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे टेबलेट सुबह 10 बजे देंगे 500 mg की 2 टेबलेट साथ में। एडल्ट डोजेस की बात की जा रही है। 500 mg की टेबलेट यानी कि 1000 mg टेबलेट उसको इमीडिएट 2 टेबलेट साथ में देना है, जो कि डायग्राम में भी बना हुआ है। ये जो दो बाहर वाली जो टेबलेट है ये दोनों सबसे पहले सुबह 10 बजे मरीज को दोनों टेबलेट साथ में प्रेस्क्राइब की जाती है। उसके बाद फिर दोपहर 4 बजे 10 बजे इसके बाद 4 बजे फिर से 500 mg की एक टेबलेट देना है। यानी कि कितना हो गया यहाँ पे, फिर से अगेन पेशेंट को दी जाएगी 500 mg। ठीक है, टोटल कितनी दी गई 500 mg। तो टोटल जो पेशेंट का जो डोज फर्स्ट डे का जो डोज बन गया है वो हमारा बन गया है 1500 mg का। ठीक है, फर्स्ट डोज जो दिया जाएगा 1500 mg पेशेंट को दिया जाता है। टाइमिंग आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया सुबह 500 mg की 2 टेबलेट एक साथ में देना है, फिर 500 mg की एक टेबलेट पेशेंट को प्रेस्क्राइब करना है दोपहर 4 बजे। फिर नेक्स्ट सेकंड डे वापस सुबह 10 बजे 500 mg की एक टेबलेट देना है। अगेन फिर 500 mg की थर्ड डे, 3 दिन का ये डोज रहता है। 3 दिन फिर मरीज को 500 mg की एक टेबलेट पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। एक बार आप इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ में आएगा, आप कभी भी इसको पढ़ सकते हो। एक बार मेडिसिन देख लो। ठीक है, लेरिगोडेज है, क्लोरोक्विनोन फॉस्फेट टेबलेट है। देखो 2 टेबलेट मरीज को एक साथ में फर्स्ट डे देना है, 4 बजे फिर से पेशेंट को रिपीट कर देना है, सेकंड डे और थर्ड डे। 3 दिन का पूरा ये डोज रहता है। ये पहले दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का। पहले दिन में 3 टेबलेट 500 mg की 1500 mg देंगे, फिर 500 mg नेक्स्ट डे, फिर 500 mg नेक्स्ट डे। 3 दिन का टोटल डोजेस प्रेस्क्राइब पेशेंट को किया जाता है। आई होप कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर इस तरह से मेडिकल की पूरी पीडीएफ चाहिए आपको और पूरा नोट्स चाहिए, पूरी हमारी एक बुक भी है जिसमें मेडिसिन ट्रीटमेंट के बारे में बताया जाता है, पीडीएफ के फॉर्म में मिलती है। हमारी एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में देखो आप, और कमेंट बॉक्स में भी देखो, वहाँ पे लिंक होगी, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हो। ये वाला कोर्स है 950, इसमें पूरी बुक मिलेगी आपको, पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगी, पूरा ऑनलाइन कोर्स मिलेगा आपको, वीडियोस मिलेगी इस तरह की जो मैं पढ़ाता हूँ, सारी पीडीएफ आपको मिलेगी। ट्रीटमेंट, मेडिसिन, आप नर्सिंग हो, फार्मेसी हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है वो। आप चाहो तो परचेस कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में, और प्ले स्टोर पे भी एप्लीकेशन है इंडियन मेडिकल लेक्चर के नाम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आपको अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।